जय हिंद बच्चों, भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर। और उस तीसरे चैप्टर में आज अपना टॉपिक है बहुत ही प्यारा और न्यारा सा जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हम टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हम ये समझें भी इस टॉपिक को पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी उपयोगिता है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है भी जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की आप उपयोगिता बताइए। तो सबसे पहले हम उसी पर बात करते हैं भी क्या है इसमें। क्या होता है भी ये जो सिद्धांत है ये हमें बताता है भी किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान में, भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान में ये उपयोगी होता है। तो इसका मतलब हमें अनुमान लग जाता है इस सिद्धांत को समझने से। क्यों? और ये जो सिद्धांत है मूल रूप से हमें दिया थॉमसन, वारेन थॉमसन और नोटेस्टीन ने इस सिद्धांत को हमारे लिए मूल रूप से प्रस्तुत किया। हालांकि इसके बाद भी बहुत से भूगोलवेता विद्वान आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस सिद्धांत की व्याख्या की। ये सिद्धांत हमारे कहूँ भी आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण और प्रामाणिक सिद्धांत है, क्योंकि इसमें बहुत से सर्वेक्षणों का इस्तेमाल किया गया है टॉपिक को समझाने के लिए। तो अब हम टॉपिक को समझते हैं भी ये है क्या। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं भी जननांकिकीय संक्रमण हम शब्द बोल रहे हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शब्द है, ये है क्या, किसे कहते हैं। देखिएगा, हमारे विद्वानों ने हमें एक चीज बताई है भी जब समाज का आर्थिक विकास होता है तो उस आर्थिक विकास के साथ साथ वो जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से भी वो गुजरता है, यानी वो देश, वो समाज है, वो गुजरता है। तो इसका मतलब आर्थिक समाज के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न स्टेजेस से भी हम गुजरते हैं और उसी को कहते हैं संक्रमण। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर रहे हैं भी जननांकिकीय संक्रमण क्या है, यानी उसके अर्थ की बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न अवस्थाएं आती है जिन्हें जनसंख्या वृद्धि के प्रकार या जननांकिकीय संक्रमण कहा जाता है। अब हम ये समझें भी ये किस प्रकार से होता है। देखिए, ये सिद्धांत व्याख्या करता है भी एक पारंपरिक समाज किस प्रकार से आधुनिक समाज में चेंज होता है और जब ये परिवर्तन होता है तो वो किन अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे हम बात करें, हमारा जो पारंपरिक समाज है उसमें अशिक्षा, खेतीहर और ग्रामीण व्यवस्था प्रचलित रही है। तो ये हुआ हमारा एक पारंपरिक समाज। अब हम बात करते हैं भी इस पारंपरिक समाज में किस प्रकार परिवर्तन से ये आधुनिक समाज बनता है। तो अशिक्षा से क्या आ जाती है, शिक्षा आ गई आधुनिक समाज में। खेतीहर के स्थान पर वो उद्योगों में जुड़ गया, यानी औद्योगिकीकरण हो गया। और ग्रामीण से वो हो गया शहरी। तो इन चीजों को प्राप्त कर लेता है तो हम कहते हैं भी आधुनिक हो गया। और तो इस पारंपरिक से आधुनिक में होने में वो कई जनसंख्या वृद्धि की कई अवस्थाओं से गुजरता है, जिसको हम कहते हैं जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। और वो अवस्थाएं बताई पांच अवस्थाओं के माध्यम से पारंपरिक आधुनिक समाज में चेंज होता है। अब हम एक एक करके इन पर बात करते हैं भी पहली स्टेज कौन सी है। पहली जो इसकी स्टेज है उसको हम कहते हैं
जिस समाज में जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर भी उच्च हो, ज्यादा ही जन्म लेते हैं और ज्यादा ही मरते हैं, यह स्टेज होती है इस संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था। और जब यह सिचुएशन चेंज हो जाती है, निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर में, और जो इसकी पांचवी स्टेज है, तो हम कहते हैं समाज में बहुत विकास हो गया। तो यानी उच्च जन्म और मृत्यु से हम निम्न जन्म और मृत्यु दर तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो दो स्टेज तो अपनी हो गई क्लियर। अब यहां देखिएगा, हम तीन ही शब्दों का इस्तेमाल होगा बार बार, उच्च, मध्यम और निम्न, उच्च, मध्यम और निम्न। अब सेकंड स्टेज में तो ये दोनों अवस्थाएं तो पारंपरिक और आधुनिक की हमने लिख दी। बीच की अवस्थाएं हम 2 नंबर पे बात करते हैं। दूसरी स्टेज कौन सी होती है? उसमें जन्म दर तो उच्च ही हो रहती है, सेकंड स्टेज में उच्च जन्म दर, और मृत्यु दर भी उच्च होती है, लेकिन थोड़ी कम होती हुई, यानी गिरती हुई। अब इसका मतलब क्या है? जैसे 40 मर रहे हैं 1000 के पीछे, तो अब 35 मरने लगे, तो है तो ज्यादा ही, लेकिन 40 से कम है, ये इसका मतलब हुआ। तो सेकंड स्टेज हो गई उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, लेकिन गिरती हुई स्टेज में। तीसरी अवस्था आती है इसकी, यहां पर जो तीसरी स्टेज है उसमें जन्म दर तो उच्च ही रहती है, उच्च जन्म दर, लेकिन जो मृत्यु दर है वो हो जाती है मध्यम। तो ऊपर यानी तीनों स्टेज में ऊपर की बात करें तो तीनों ही जन्म दर में उच्च है। चौथी स्टेज की बात करते हैं। चौथी स्टेज में जन्म दर तो हो जाती है मध्यम, मध्यम जन्म दर, लेकिन मृत्यु दर हो जाती है निम्न। तो इस प्रकार समाज का, देश का विकास होता है। हम पहली स्टेज से 5वीं स्टेज तक पहुंचते हैं, और उन्हीं स्टेज की नाम की हमने बात की है, और यही बात तो हमें जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत समझाता है। तो अब हम एक गणितीय रूप से ग्राफ या रेखा चित्र के माध्यम से इन 5 स्टेज को और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि परीक्षा में वो ग्राफ पूछा भी जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में इस विकास की इस अवस्था में कौन से देश शामिल है, इस सेकंड स्टेज में कौन से देश शामिल है, थर्ड में कौन से हैं, फोर्थ में है वो कौन से देश शामिल हैं। और वहां पर इन सभी स्टेज के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की क्या सिचुएशन है, ये भी हमें अब समझना है। तो अब बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। अब हम जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत को इस ग्राफ, इस आरेख की सहायता से समझेंगे भी। वो 5 अवस्थाएं हैं, वो किस प्रकार से है, वो प्रोग्रेस है वो करती है। देखिएगा, इस डायग्राम में आपको 5 स्टेज मैंने शो की है। ये पहली स्टेज है, फर्स्ट, ये हिस्सा सेकंड स्टेज, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ स्टेज है, यानी 5 अवस्थाएं आ गई। अब आप देखिएगा, यहाँ इस साइड में अपने ने लिया है जन्म दर और मृत्यु दर, यानी ऊपर वाली ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये जन्म दर को शो कर रही है, बर्थ रेट को, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये डेथ रेट को यानी मृत्यु दर को इंगित कर रही है। तो इस साइड में हमने डाटा लिए हैं जन्म दर और मृत्यु दर के प्रति 1000 पर भी, यानी 1000 के पीछे कितने जन्म और ले लेते हैं और 1000 के पीछे कितने मर जाते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 में और समय के साथ किस प्रकार परिवर्तन आता है
इस चीज को। तो देखिएगा यहां पर हमने 40 लिखा है, 40 से ऊपर, यानी विश्व में लगभग 46 से 48 व्यक्ति प्रति 1000 जन्म या मृत्यु लेते हैं इस क्षेत्र में, यानी इस स्टेज में। तो इसका मतलब यहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। और इस स्टेज को देखने से, हमें इस ग्राफ को देखने से ये पता चल रहा है भी जब दोनों ही, यानी जन्म लेने वाले और मृत्यु वाले दोनों ही उच्च हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी, ग्रोथ नहीं हो सकती फिर यहां। तो हम ये कहेंगे भी इस फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ही मंद है, या यूं कह दें भी शून्य, बहुत ही मंद है। तो जहां पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होगी, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ही मंद होगी। अब बात आती है भी इसमें फर्स्ट स्टेज में कौन से देश शामिल है। तो देखिएगा इस फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश कौन से, जिनमें से है सूडान, कांगो और घाना। आपको 2-2, 3-3 देश ध्यान भी रखने हैं। तो जहां उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ही कम, या यूं कह दें भी लगभग शून्य रहती है। और ऐसे कौन से देश हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के सूडान, कांगो और घाना हैं, वो अभी फर्स्ट स्टेज में है, यानी विकास की पहली अवस्था में है, जनसंख्या वृद्धि दर की पहली अवस्था से गुजर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज है अपनी, जहां जन्म दर तो उच्च ही है, जन्म दर तो उच्च ही है, लेकिन मृत्यु दर है वो उच्च तो है, यानी ज्यादा तो है, लेकिन कम होती जा रही है। तो इस, और कम क्यों हो रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण। तो इस सेकंड स्टेज में हमने कहा भी मृत्यु दर गिर रही है, इसका मतलब इस स्टेज में आने वाले देशों के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, इसलिए उच्च मृत्यु दर है लेकिन फिर भी गिरती हुई है, यानी कम है। तो अब बात करें भी इसके अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो इसमें भी अफ्रीका महाद्वीप के देश ही शामिल हैं, जो सन 2000 तक तो फर्स्ट स्टेज में ही थे, लेकिन सन 2000 के बाद उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छी बढ़ोतरी की, तो उससे उनकी क्या होगी, जो उच्च मृत्यु दर की रेट है वो कुछ कम होनी स्टार्ट होगी। और इसमें देश आते हैं अंगोला, रोडेशिया, अंगोला हो गया, रोडेशिया हो गया, सोमालिया हो गया, अंगोला, रोडेशिया और सामोलिया, जो सन 2000 तक तो फर्स्ट स्टेज में थे, लेकिन 2000 के बाद ये अब सेकंड स्टेज में आ गए हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। और यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो दिखाई दे रही है, भी जनसंख्या वृद्धि अभी भी है यहां पर। यहां तो हमने कहा जनसंख्या वृद्धि दर बहुत मंद है, लेकिन यहां जनसंख्या वृद्धि दर है क्योंकि मृत्यु दर में कुछ गिरावट हो गई, तो जन्म दर है वो उतनी ही बनी हुई है, तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर इस सेकंड स्टेज में दिखाई देती है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज, जो उच्च जन्म दर है वहां, लेकिन मृत्यु दर है वो थोड़ी मध्यम है। तो इस स्टेज के अंतर्गत सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है। क्यों? क्योंकि मृत्यु दर कम हो गई। मृत्यु दर इस थर्ड स्टेज के अंतर्गत जन्म दर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मिडिल में आ गई मृत्यु दर काफी कम होती जा रही है। तो इसलिए इसका मतलब जन्म दर ज्यादा है, जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, तो ऑल ओवर क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी।
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी थर्ड स्टेज है, जो इन पांचों में मिडिल स्टेज है, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है इस स्टेज के अंतर्गत। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कौन सी स्टेज में हो रही है? तीसरी में। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, वो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को शो करती है, या यूं कहूं जनसंख्या विस्फोट के बारे में बता रही है। अब बात आती है भी इसमें कौन से देश शामिल है। इसमें शामिल है एक तो अपना ही देश भारत, और भारत में भी अगर बात करें तो भारत के जो उत्तरी राज्य हैं वो इसमें शामिल हैं। तो भारत हो गया, फिर अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान इसी स्टेज में है, अफगानिस्तान भी इसी स्टेज में है। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर हमारा देश नेपाल, पड़ोसी देश श्रीलंका, ये सारे थर्ड स्टेज के अंतर्गत है। तो परीक्षा में भी बेटा ये प्रश्न बनते हैं भी भारत है वो जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में है? तीसरी में है, पाकिस्तान तीसरी में, अफगानिस्तान तीसरी में है, नेपाल तीसरी में है, श्रीलंका है वो तीसरी स्टेज में है। जनसंख्या वृद्धि की तीसरी स्टेज से गुजर रहे हैं ये देश। अब बात करते हैं चौथी स्टेज पर, जहां मध्यम जन्म दर है। अब देखिए ये स्टेज आ रही है, जन्म दर है वो अब घटती जा रही है और मृत्यु दर और कम होगी। तो यहां जन्म दर भी कम हो गई और मृत्यु दर है वो और ज्यादा कम होगी। तो इसके अंतर्गत कौन से देश आते हैं इस चौथी स्टेज के अंतर्गत? ऑस्ट्रेलिया, ये सिचुएशन जहां है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए आ गया, चिली, अर्जेंटीना, मलेशिया, अर्जेंटीना, मलेशिया हो गया, और अपने पड़ोसी जो चीन है और बांग्लादेश है वो भी अब चौथी स्टेज में पहुंच गए हैं। चौथी स्टेज में यानी जैसे जैसे आर्थिक रूप से देश में प्रोग्रेस होगी, उनमें समझ आएगी, जनसंख्या वृद्धि कम होती जाएगी। ठीक है, तो यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, चिली, अर्जेंटीना, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश, ये जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत वर्तमान में चौथी स्टेज के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अंतिम स्टेज, तो खुद आप ग्राफ देखने से पता चल रहा है भी जन्म दर और कम होगी, यानी 10 से भी नीचे आ गई, 10 से भी नीचे आ गई। जो हमने 46-48 से स्टार्ट किया था वो जन्म दर और मृत्यु दर 10 से भी कम आ गई। तो इसका मतलब यहां पर जन्म दर है वो भी निम्न हो गई और मृत्यु दर है वो भी निम्न होगी। तो जब एक चीज, जब दोनों ही, यानी ये पांचवी स्टेज, जब दोनों ही कम हो जाती है तो एक बड़ा डर रहता है यहां पर, और वो डर रहता है जनसंख्या के घटने का डर। जनसंख्या के घटने का डर हो जाएगा उस देश में जो पांचवी स्टेज में आ जाएगा। और वर्तमान में ऐसी परिस्थिति कहां हो गई है? वो हो गई है यूरोपीय महाद्वीप में, पश्चिमी यूरोप के देशों में, और साथ में एशिया का जापान। तो पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देशों में, और जापान है वो पांचवी स्टेज में पहुंच गया है, क्योंकि वहां पर जन्म दर भी कम हो गई और मृत्यु दर भी कम हो गई। मृत्यु दर कम हो रही है, इसका मतलब प्रोग्रेस है, वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं वो कंट्री, लेकिन जन्म दर भी बहुत कम हो गई है। तो इसलिए इन देशों में जनसंख्या के घटने का डर भी है अब। तो बेटा ये था अपना जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसमें हमने ये पढ़ा भी किस प्रकार हम पारंपरिक रूप से जब आधुनिक
युग की तरफ, समाज की तरफ बढ़ते हैं तो हम जनसंख्या वृद्धि की कुछ अवस्थाओं से गुजरते हैं। वो 5 अवस्थाएं जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से होती हुई लास्ट 5वें स्टेज में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर तक पहुंचती है। हमने ग्राफ के माध्यम से भी, क्योंकि ग्राफ को देखने से ही क्लियर पता चल रहा है भी क्या सिचुएशन हो रही है। जन्म दर कम होती जा रही है, मृत्यु दर कम होती जा रही है, जो बहुत ज़्यादा थी वो 5वें स्टेज में बहुत कम होगी। तो फिर उनमें इन स्टेजेस में देश, विश्व के प्रमुख देश कौन कौन से आ रहे हैं उस पर बात की। हमने कहा पहली स्टेज में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है ये, और तीसरी स्टेज ऐसी है जिसमें हमारा देश भी शामिल है जहां जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। तभी तो कहा जाता है आने वाले थोड़े सालों में ही हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा भी किस प्रकार से हम इस विस्फोट को रोक सकते हैं। तो आपने ये समझा भी जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत वर्तमान में पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये सिद्धांत हमारी प्रोग्रेस को अच्छे से क्लियर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।